अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। कोरोना वायरस के जो पिछले 4 महीने के पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो इश्यूज सामने आते रहे, उसकी वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त और बहुत ज़्यादा हुकूमत की किसी भी मामले के अंदर आगे बढ़ने की रफ्तार जो है बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब जो है ये शहर टूटता जा रहा है और कारोबारी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से आगे के मामलों को चलाती है। लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से आज बात करेंगे। उसके साथ साथ JIT जो 3 पेश की गई पिछले दिनों, उसमें क्या सूरत हाल है, कैसे जो जुल्म और ज़्यादती कराची में होती रही, उसके पीछे जो लोग हैं या जो पपेट्स को चलाते हैं उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज यौम शहदाए कश्मीर है और डोगरा राज के अंदर 13 जुलाई 1931 को 22 शहीद हुए और वो आगाज़ था तहरीक आज़ादी कश्मीर का। उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो कश्मीरी उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल सके, जुल्म और ज़्यादती का वो शिकार हैं। वहाँ से हम आगाज़ करते हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट AJK सरदार मसूद खान साहब। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं, मारूफ शख्सियत हैं। आपके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब आगा मसूद हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सरदार मसूद खान साहब, सर आज का दिन जो है बहुत अहम है और बुनियादी तौर पर जो हम बंटवारे की बात करते हैं, जो सेपरेशन की जो बात करते हैं, 14 अगस्त 1947 के हवाले से बात करते हैं कि जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है और वो बॉर्डर्स के साथ लगे हुए जो हैं स्टेट्स हैं या एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे और उनको जो है ताकत के ज़ोर पे जो है अपने साथ नहीं रखा जा सकता। इसमें हमने बहुत सारे इलाकों की कुर्बानी दी जो पाकिस्तान के साथ और दूसरे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है रियासतें मौजूद थी। लेकिन हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर अक्सरियत होने के बावजूद मुसलमानों की उन पर जुल्म ज़्यादती पहले से जारी थी। तो आप क्या समझते हैं आज के दिन को? सर पहले फरमाएं कि कैसे याद करते हैं सरदार मसूद खान साहब। मैं ये कहूँगा कि आज़ादी कश्मीर की तहरीक तकरीबन 200 साल से जारी है, लेकिन 1931 में उसके एक नए बाब का आगाज हुआ जब 22 लोगों ने अजान देने के लिए शहादत पेश की और अब्दुल करीम खान ने एक उस वक्त के महाराजा को, उसके उस वक्त के जालिम महाराजा को ललकारा था और उसने कहा था कि ये इसका जो महल है ये नाइंसाफी की अलामत है, जुल्म की अलामत है, इसे मिस्मार कर दो। तो तहरीक में एक नई जान आई और वो तहरीक आज तक जारी है। जो 22 शहदा का मिशन था वो आज भी जारी है और आज भी हम यौम शहदाए कश्मीर इसलिए मना रहे हैं, सिर्फ इसलिए सन का यौम शहदाए कश्मीर नहीं मना रहे हैं, बल्कि इसी हफ्ते जो है दर्जनों कश्मीरी मारे गए हैं और उन्होंने जाम शहादत नोट किया है। लिहाजा मुसलमानों की वो जद्दोजहद अभी भी जारी है। आपने दुरुस्त कहा कि सन 1947 में अगर इंसाफ का बोलबाला होता तो जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा बनता, यही वहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी। और अगर आप देखें कि जो तारीखी रिश्ते भी ये रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन उस वक्त नाजायज कब्जा किया गया और आज तक वो नाजायज कब्जा है। बल्कि गुज़श्ता बरस उस कब्जे को मुस्तकिल करने के लिए पूरी की पूरी मुतनाज़ रियासत को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया और ये सारे का सारा खेल हो रहा है हिंदुत्व की वजह से। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदुत्व का नजरिया है कि पूरे जनूबी एशिया। सर आज भी पाकिस्तान में जो लोग जूनागढ़ से हिजरत करके आए हैं वो जूनागढ़ के लिए सवाल उठाते हैं कि भाई वो उसे हमारे साथ मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल सका। तो फिर तो कश्मीर पर तो सवाल उठता है। सर मुझे ये फरमाएं सरदार साहब कि कानून साज असम्बली हमारी जो आज़ाद कश्मीर की मौजूद है, आप सरबराह हैं आईनी तौर पे, जब आर्टिकल 370 जो है वो वहाँ पर उसके साथ ये सलूक होता है इंडिया में कि मजाक उड़ाया जाता है बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का। तो हमारा जो कानून साज असम्बली है, क्या आप ये नहीं समझते कि वहाँ पे मुत्तफ़िका तौर पर जो है करारदाद आनी चाहिए और उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचनी चाहिए?
किस किस्म की करारदाद का आप जिक्र कर रहे हैं? सर मुत्तफिका तौर पर जो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि भाई ये सब हमारा इलाका है और इसको जो है हमें वापस किया जाए, जो हम बार बार कहते हैं, लेकिन हमें कानून साज असेंबली के तहत भी जो है इस बात को कानून साज असेंबली के तहत भी इस बात को आगे लेकर आना चाहिए। इस किस्म का मुतालबा हमारी कानून साज असेंबली की मरतबा करारदादों की शक्ल में कर चुकी है और यहाँ कोई शुबहा नहीं है, यहाँ कोई इबहम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामान जो है उसके दोनों जो ऐवान हैं, यानी जो असेंबली और सेनेट जो है मुश्तरका इजलास में ये कह चुके हैं, यहाँ कोई इबहम नहीं है। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में कोई इबहम नहीं है, श्रीनगर में कोई इबहम नहीं है अगर आप लोगों से पूछें, क्योंकि लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। जो ये असल में मसला ये नहीं, करारदाद तक महदूद नहीं है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र किया तो वो करारदादें अपनी जगह पे मौजूद हैं। असल मसला ये है कि इसी महीने जो है वो सब्रनिसा का भी दिन बनाया जाता है जहाँ कत्लेआम हुआ था। तो अक़वाम मुत्तहिदा को पता था सन 1992 से 1992 से पता था कि 95 कत्लेआम जारी रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और बाद में जो है वो काफ़ी अफसोस मिलने लगे जब वो वाक़या हो गया, जब लोग शहीद हो गए सब्रनिसा में। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़श्ता कई बरसों से 2016 से और सर ये जो बायलैटरल डायलॉग के हवाले से आपने बात की है पाकिस्तान इंडिया में, आगा मसूद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर उस हवाले से अगर कोई सवाल आप प्रेसिडेंट साहब से करना चाहें। आज सरदार साहब का भी हाल ही में एक बयान आया है जो आज मुख्तलिफ अखबारों में शाया हुआ है। आपने फरमाया है कि हिंदुस्तान से किसी किस्म की जो है ना डायलॉग नहीं हो सकते जब ताई के उसको रिवोक करें, यानी जो 370 है और 35A है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसे मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी के बहुत से ऐसे थ्रस्ट हैं कि आप मतलब ये इस मसले पर बात करा सकते हैं। अगर आपने डायलॉग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया या ख़ुद आपने एक यूनिलेटरल एटीट्यूड इख्तियार कर लिया जैसे कि ख़ुद हिंदुस्तान ने किया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रस्ट को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में अगर आप ले जाएँ सरदार साहब, तो आप यकीन करें कि ये देखिए जो बंद गली में हम लोग खड़े हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये आइंदा के लिए बहुत तसादुम का बायस। जी प्रेसिडेंट साहब ये क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मैं आपको बताऊंगा कि जो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हिंदुस्तान ने बंद किए हैं, उसने हमेशा मुज़ाकराती अमल को सबोताश किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। और मैं तो अब ये भी कह रहा हूँ कि जी वो मुज़ाकराती अमल हो तो वो दो तरफा ना हो, वो सैफरीकी हो, कश्मीरियों को भी टेबल के ऊपर बिठाएं, मेज के ऊपर बिठाएं कि उनकी किस्मत का फैसला करना है, उनके सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करना है। जो मैंने बयान दिया था वो ये कहा था कि उसके मौक़े कम हो गए हैं दो तरफा मुज़ाकरात के, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसने इस किस्म के इंतहाई कदम उठा लिए हैं। यही जो उन्होंने जो पूरे के पूरा जो मकबूजा इलाका था उसे हिंदुस्तान फेडरेशन का हिस्सा बताया है। पहले जो है उनका जो मकबूजा इलाका था उसका एक फ्लैग होता था, कॉन्स्टिट्यूशन होता था, एक असेंबली होती थी, सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो और उसके बाद पाकिस्तान से नहीं मुज़ाकरात कर रहे, हुर्रियत से उनके कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हमने नहीं मुज़ाकरात बंद किए, बल्कि हमने उनके ऊपर एतमाद करके बरसों मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की मुखलिसाना कोशिश की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लोग ये मसला कश्मीर हमेशा से बैनुल अक़वामी मसला था, दोबारा लौट के गया पूरी कुव्वत के साथ जो है बैनुल अक़वामी ऐवानों में। और तो उसके बाद ये है दुनिया की पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, ज़राए इब्लाग़ आमा जो है वो कश्मीर को एक बैनुल अक़वामी मसला समझते हैं, अमन सलामती का एक मसला समझते हैं। तो आप कोई गलत कदम उठा के इसे दोबारा जो है उस हिंदुस्तान के झांसे का शिकार ना हो और इसे जो दो तरफा मुज़ाकराती मेज तक महदूद न करें, क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ फिर धोखा करेगा। ठीक है सर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ये फरमाएं कि जो हम देख रहे हैं लद्दाख के अंदर, और जब मतलब वहाँ पर भी शरारत की इंडिया ने और वहाँ पर जो है वहाँ पे एक पेशकदमी करने की कोशिश की चाइना की तरफ, तो चाइना ने वो बड़ी कुव्वत के साथ जो है वो पीछे धकेला इंडिया को। बहुत से लोग पाकिस्तान में तज्जियाकारी सवाल उठा रहे हैं कि ये अमल जो है कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी शुरू होना चाहिए। इस हवाले से कोई आप सवाल रखना चाहें प्रेसिडेंट साहब? मैं ब्रिगेडियर हारिस बोल रहा हूँ सरदार साहब। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये, देखें इंडिया ने 370 रिवोक करने से पहले सारा कुछ अपना एनालिसिस किया होगा कि पाकिस्तान व्हाट ऑल पाकिस्तान कैन टेक एक्शंस, और जो उन्होंने सोचा होगा हमने उससे ज़्यादा कोई नहीं लिया। डू यू थिंक कि अगर आज़ाद कश्मीर की असम्बली पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे इन फेवर ऑफ मकबूजा कश्मीरियों के लिए कि टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप, अब वो स्टेप कैन बी मटेरियल सपोर्ट, एटलीस्ट ये एक जेनेवा कन्वेंशन में भी रूल है कि अगर कोई ज़बरदस्ती काबिज हो जाए वो आर्म स्ट्रगल भी कर सकते हैं एंड दे कैन गेट हेल्प ऑफ समबडी एल्स,
क्या हम इसको सोचने की ज़रूरत है? अदरवाइज इंडिया के जो इरादे हैं वो तो कब्जा करके बैठ गए और आज़ाद कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान भी वो क्लेम कर रहे हैं, तो वेयर डू वी एंड इट अप? मैं यूं कहूंगा कि आपने हिंदुस्तान की फौज की बहादुरी देखी गलवान वैली में और पैंगोंग सो में जो इनका हशर हुआ है, तो उससे मुख्तलिफ नहीं होगा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के साथ वो जंग नहीं लड़ सकते, वो रिवायती जंग भी हो आप का ताल्लुक फौज से है, तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि जो इस वक्त बेशक जो है हिंदुस्तान की फौज की तादाद ज़्यादा है, लेकिन हमारी क़ुव्वत जो है, हमारी सलाहियत और इस्तेदाद मुतवाज़िन है। तो एक तो ये चीज़ है, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दे, हिंदुस्तान भी जो है इस किस्म की कोई संगीन गलती नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिसने मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमला किया हुआ है वो भी पाकिस्तान के ऊपर हमला है, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें इस कदम लेना चाहिए। उसके लिए अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं, कौम तैयार है, कौम में बड़ा जज्बा और बलबला है, लेकिन अभी जो है गुज़श्ता बरस से अब तक जो है हमने सिफाती और सियासी रास्ता इख्तियार किया है। हम उस पर यकीन भी रखते हैं क्योंकि हमें इस बात का खदशा है कि अगर जंग छिड़ गई तो ये नहीं कि वो जंग कहाँ रुकेगी। मतलब आप कह रहे हैं ना कि हम उनकी मदद करें, तो बैनुल अक़वामी कानून इसकी हमें इजाज़त देता है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इसकी हमें इजाज़त देता है कि इस तरीके से जब लोगों की ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाए, उनको बेदखल किया जाए, उनसे उनकी नौकरियाँ छीनी जाएँ, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नया सिलसिला शुरू किया है, सारे हिंदुस्तान से ला के वो हिंदू वहाँ आबाद कर रहे हैं, ये जो गैर कानूनी आबादकारी है, तो इस तनाज़ुर में कश्मीरियों का मज़ाहमत का हक बनता है। और बल्कि बैनुल अक़वामी कानून इजाज़त देता है कि बाहर के ममालिक जो हैं और बाहर की आबादियाँ भी उनकी मदद करें। और आपने दुरुस्त कहा कि वो जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंगी जराइम का मरतकब हो रहा है, तो ये ऐसा ऑप्शन है जो खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल उसकी हैत तब्दील करना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर की, और 2-3 साल के बाद जो है वहाँ इतने लोग आबाद कर देंगे कि उसको एक हिंदू रियासत बना देंगे और मुसलमानों को बेदखल कर देंगे, जिस तरीके से गुज़श्ता सदी में जो नाटसी पार्टी थे उसने यहूदियों को जर्मनी से बेदखल कर दिया था। तो ये चीज़ें जो है हम इनके आमने सामने खड़े हैं, ये चैलेंज सामने खड़ा है और इसका हम सब में मुकाबला करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान साहब आपने किया। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आगा मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद लंदन से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, कश्मीर के लिए एक बार फिर आवाज़ उठाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में कश्मीरी आज और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन 22 शोधा को जो 13 जुलाई 1931 में उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और बुनियादी तौर पर तहरीक की बुनियाद रखी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें स्काइप पर लंदन से ज्वाइन किया अतर काज़मी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अतर साहब फरमाएँ, आपसे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है PTI की और वफाकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर में जो कश्मीरियों का जो केस हम पेश कर रहे हैं उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है? क्या हम जो है वो इसमें यह हुकूमत PTI की हुकूमत किसी हद तक असरअंदाज हुई है आपकी नज़र में? आप लंदन में बैठ के क्या देखते हैं? देखिए, गुज़िश्ता 15 साल से तकरीबन मीडिया को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, एक्टिवली मीडिया में काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से अब कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ है उसमें कुछ क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता है और कुछ क्रेडिट मोदी सरकार को खुद भी जाता है, जिस तरह के उनके अपने इक़दामात हैं। जहां तक हमारी सफारती कोशिशों का ताल्लुक है तो इसी हफ्ते आई है एक रिपोर्ट UNHRC की, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। उसमें जो स्पेशल रिपोर्टर हैं टॉर्चर के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के लिए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए और रिलीजियस फ्रीडम्स के लिए, उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट निकाली है। उसमें मुख्तलिफ आर्मी की यूनिट्स का जिक्र है जहां पे लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है। वहां पे राष्ट्रीय राइफल जो 34 राष्ट्रीय राइफल है उसका जिक्र है, 44 राष्ट्रीय राइफल का जिक्र है, उसके अलावा स्पेसिफिक केसेस का जिक्र है। और भारतीय हुकूमत को उन्होंने एक सवालनामा भेजा है और उसमें पूछा है कि ये जो सारे वाकयात हैं इसके ऊपर आप हमें जवाब दें। तो कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पे उठ के सामने आया है। इससे पहले हमने देखा था गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने 2 रिपोर्ट्स निकाली थी कश्मीर के हवाले से। तो कुछ हद तक तो सफारती कामयाबियां इस हुकूमत को मिली हैं।
ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो एक मूवमेंट नज़र आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि आपकी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो हैं या जो आपके वफाकी वज़रा जो हैं, ख़ासतौर पे जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, केस जो है सामने पेश किया जाता, वो सही है, सलामती कौंसिल में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, लेकिन उसके बाद जो है ये केस ऐसा लग रहा है कि मीडिया की हद तक ज़रूर है, टॉक शोज़ की हद तक ज़रूर है, लेकिन सिफारती महाज पे आप किस जगह पे देखते हैं? देखें जाफर, बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे बहुत अच्छा बोले, ठीक है, और दुनिया को कन्विंस भी किया इट्स अ वेरी बिग इंटरनेशनल इशू नहीं है। उसके बाद से लेके फॉलोअप क्या हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस का काम था कि वो कश्मीर कमेटी को बहुत अच्छा फाइल करते, ठीक, कश्मीर के लोग उसमें डालते। इवन आई वुड से टू एन एक्सटेंट के प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर वाज बीन डिप्लोमेट। फिर उसके बाद और अच्छे मेंबर बनाते जो गुड कम्युनिकेशन करें जाके। फॉरेन मिनिस्टर को मैंने उसके बाद आज तक आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक, आई हैव नॉट सीन हिम गोइंग टू यूरोपियन यूनियन, इवन इस्लामिक ममालिक में ये नहीं गए हैं, ठीक है, और उसके बाद रशिया पे नहीं गए, चाइना प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के साथ गए, ठीक। यहाँ पर सारा काम फॉरेन ऑफिस का था कि जो इंडिया ने सोचा उससे ज़्यादा हमने एक स्टेप नहीं लिया। कश्मीर के अवाम जो हैं वो अपने शहीद को पाकिस्तान के झंडे में लपेटते हैं, ठीक, ठीक है। उसके बाद वो अभी भी जो बच्चा जिस बच्चे का नाना की शहादत हुई है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ठीक है। कश्मीर की आवाज़ कौन है? ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, इसमें सर एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगा मसूद हुसैन साहब, रीजन जो है वो तरक्की करते हैं। अब हम बहुत सवाल तो बड़े करते हैं कि गवर्नेंस कैसी है हुकूमत की, माशी हालत कैसी है, क्या काम हो रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके अफगानिस्तान की तरफ भी जो सूरत हाल आपके सामने, इधर से बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ, जो इवन इंडिया की अपनी सूरत हाल आप देखें कि एक तरफ वो चाइना से लगा हुआ है, उधर नेपाल के साथ उसका डिस्प्यूट है, भूटान के साथ डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ उसका डिस्प्यूट है, इधर पाकिस्तान उससे सारे बॉर्डर रीजन सेफ है, ठीक है, वहाँ पर वो श्रीलंका भी बेचैन है। तो ये रीजन जो है उसी वक्त तरक्की कर सकता है कि या तो एक दफ़ा जो है जनाब फट पड़े सब, मसद जो होना है हो जाए, जितने बचेंगे उसके बाद फिर देख लेंगे, फिर तरक्की करेंगे। तो आपको क्या हल क्या नजर आता है इस रीजन की तरक्की? रिजवान जाफर साहब, जो आपका ये सवाल है ना, ये पाकिस्तान के बहुत से लोग के जो इस रीजन के बारे में लिखते हैं या इस रीजन के बारे में ख्याल रखते हैं या उनको इदराक है, बिल्कुल यही सोच रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं। बात असल ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, हिंदुस्तान का ये जो इंतहा पसंद वज़ीर आज़म आया है नरेंद्र मोदी, इसने ख़राब किया है। वरना इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, तो कांग्रेस की हुकूमत कोई प्रो पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस रीजन के अंदर जो है एक थोड़ा सा मतलब किसी किस्म की ऐसी कशीदगी नहीं थी कि कल जंग हो जाएगी, परसों जंग हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक शख्स की वजह से जो इंतहा पसंद है, जो RSS का बचपन से मेंबर रहा है, वो एक्चुअली पाकिस्तान दुश्मनी में इतना खुल कर आ गया है कि उसने मतलब कश्मीर को रीएनेक्स किया। इसके बाद उसने कोशिश की कि साहब के वो लद्दाख में भी हमला करे, वहाँ पे भी उसको मुँह की खानी पड़ी। अब जितना आपने फरमाया है ना कि सार्क रीजन के जितने भी ममालिक है सब इसके खिलाफ हैं, सबसे इनकी मतलब तनाव है, कशीदगी है, दोस्ती नहीं है, मफाहमत नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के सिलसिले में ये बात याद रखिएगा कि बाज़ ऐसे ममालिक हैं जिसमें हिंदुस्तान जो है सर फहरिस्त है, जिसमें इजराइल भी है, जो पाकिस्तान के वजूद को उनको खटकता है। यही वजह है कि देखिए, एक प्रोवोकेशन हुआ ना, जब आप कश्मीर को री एनेक्स कर रहे थे और आपने सारे इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट थी उसको आपने पीछे कर दिया, आपने पाकिस्तान के एयर स्पेस को आपने फरवरी में उसको वो नहीं, अब आप देखें ना कि कश्मीर, जुमला कह रहा हूँ, जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, बात असल ये है कि हम एक बात को देखिए, ये आपका जो दुख है, ये दुख उन लोगों का भी है कि जो साउथ एशिया के बारे में गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती, बेरोज़गारी को देखते हैं। वो समझते हैं कि अगर इनके माबैन कोई अच्छाई हो जाए, इनके दरमियान कोई मफाहमत हो जाए, तो न सिर्फ ये है कि एक नया विजन शुरू होगा, वो विजन ये होगा तरक्की का होगा, तरक्की के साथ साथ खुशहाली का होगा, खुशहाली के साथ। लेकिन अगर कश्मीर से पीछे नहीं हटाने, क्योंकि अगर वो हटता है तो उसके जहन में ये बात है कि जो वहाँ पर और 20 से 25 तहरीकें चल रही हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो सब तहरीकें जो बढ़ जाएंगी और इंडिया जो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो फिर जो है उसके बाद क्या हल बचता है? रिजवान साहब, मैं आपको लिख के दे दूं। देखिए, ये 1-2 साल का किस्सा है। आप यकीन करें कि कश्मीर के जो आवाम जिस तरीके से जाग गए, अभी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोग गए थे और उन्होंने एक सर्वे किया था। 99% जो लोग हैं वो कहें हम लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर रेफरेंडम भी कराते हैं तो भी मतलब ये कि हिंदुस्तान हार जाएगा। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद, जिस किस्म की सफाकियत का मुजाहरा, इसमें मैं अतर काज़िम, आप ये जो इंडियन चैनल्स पर भी हमें इंतहा पसंदी नज़र आती है वहाँ के जो लीडर्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यानी वैसे तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाते हैं, और मुझे याद है जब यहाँ इलेक्शन हुए तो वो हाफिज सईद का जो है वो पार्टी का दिखा रहे थे, जनाब पीपल्स पार्टी ने कितने वोट लिए, PTI ने
कि जो कितने वोट लिए और PMLN ने कितने लिए, हाफिज तारिक ने कितने लिए, वो तो आखिर तक जो है वो जीरो ही रहा। लेकिन हम जिसको इंतहा पसंद कहते हैं वो वहाँ उस मुल्क का वजीर आजम बन गया, तो इंतहा पसंदी तो वहाँ पे बुनियादी तौर पर मौजूद है। लेकिन क्या ये इदराक वो नहीं रखते कि इस इंतहा पसंदी से वो खुद अपनी तबाही जो है वो कर रहे हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को इस चीज का इदराक है कि जो मोदी सरकार कर रही है उससे भारत को नुकसान हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो भारत किस वजह से जाना जाता था? बॉलीवुड, रंग, बहुत खूबसूरत वहां पे बिल्डिंग्स, ताजमहल और गाने। अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएं तो इनटॉलरेंस, फैशिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, तो भारत का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में खराब हुआ और उनके अपने मुल्क में भी कुछ लोगों को इदराक है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को तो आप छोड़ दें, जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनको भी कभी मेजॉरिटी में वोट नहीं पड़ा। दूसरी जानिब इंडियन सोसाइटी ने 3 दफा एक हिंदू नेशनलिस्ट जमात बीजेपी को इलेक्ट किया है और मेनली मजहब की बुनियाद पे इलेक्ट किया। कहते वो बहुत है कि जी इकोनॉमी थी, ये था, वो था, लेकिन बात यही है कि ये हिंदू नेशनलिज्म का राइज है इंडिया में और ये 3 दफा वो नहीं, हमारे दिल भी वसी हैं अतर साहब। हमारे उनके फनकार जो जब पाकिस्तान में आते रहे हैं अभी, तो हमने उन्हें इस्तकबाल किया है, उनके थिएटर ड्रामे यहाँ पे होते रहे और हमारे फनकार जब वहाँ फिल्मों में काम करने गए उनके लिए मुश्किल हो गया वहाँ रहना, उनके कॉन्सर्ट्स कैंसिल हुए। तो इंतहा पसंदी तो वहाँ पे कूट कूट के भरी हुई है। जी बिल्कुल इंतहा पसंदी है, पर मैं अगेन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी यहाँ पे बीच में डालूंगा। देखिए, 1 अरब से ज्यादा का आबादी का वो मुल्क है, तो जो 3-4 बंदे हमें टीवी पे नजर आते हैं उनको देख के हम पूरे मुल्क के बारे में फैसला नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई आप इनकार नहीं कर सकते कि वहां पे इस तरह का रुझान है। इसी वजह से तो मोदी साहब की हुकूमत आई है और अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, मैं काजी साहब, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने धर्म को इस्तेमाल किया, मजहब को। अगर बाबरी मस्जिद का इंतजाम नहीं होता, बाबरी मस्जिद से पहले इनको मुश्किल से 2 वोट मिलते थे बीजेपी को। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का इंतजाम हुआ और वहाँ पे 3000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, यानी आपको मालूम है सिर्फ बाबरी मस्जिद ही सिर्फ शहीद नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ पे 3000 मुसलमानों को, 12 खवातीन को अगवा किया गया, उनके अमलाक को लूटा गया, वो घर जलाए गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म की बुनियाद पर यह है, स्टेट टेररिज्म जो है ना अब हिंदुस्तान की पॉलिसी बन गई है। ये पॉलिसी जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान वहाँ पे इसमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो रीजन की मैंने आगा साहब से, क्यों तो अकेला मुल्क जो तरक्की करना बड़ा मुश्किल काम है, रीजन ही तरक्की करता है। और हमारा जो खास तौर पे CPEC है, ये बुनियादी तौर पे चाइना और पाकिस्तान को मिला के एक रीजनल जो है जो कॉपरेशन है, ये खड़ा कर रहा है इन 2 मुल्क कि चलो बाकी मुल्क अगर साथ नहीं आ रहे तो कम से कम ये 2 मुल्क जो है मिलकर जो है खड़े हो जाएं अपनी बुनियादों पे। देखें, बात ये कि इंडिया का सोच ये है, इंडिया का है हेजमोनिक डिजाइन। इंडिया कहता है कि मैंने इस पूरे रीजन को डोमिनेट करना है और पाकिस्तान इज ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक। पाकिस्तान जो शुरू से उसका मुकाबला करे, पहले भूटान को कंट्रोल किया हुआ था, फिर उसके नेपाल किया हुआ था, अब चाइना ने लद्दाख के बाद आके उन दोनों को कंट्रोल कर लिया, तभी उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी। पहले तो नेपाल लैंड लॉर्ड बेचारे अफगानिस्तान की तरह कुछ जा ही नहीं सकता। अब ये है कि इस वक्त यही वजह है कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। फिर अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो देन वी कैन लुक इनटू द आईज ऑफ द एवरीवन कि अपने मर्जी के फैसले करेंगे। चाइना से हमें यही एडवांटेज मिला ग्वादर पोर्ट की वजह से, CPEC की वजह से, और यही चाहे अमेरिका हो, चाहे ये जो आपको कह रहे हैं जी कि हमें ये पसंद नहीं है कि डिस्प्यूट एरिया से आप ये करें, CPEC पे नुकसान होगा। नोबडी शुड डिक्टेट अस। ये हमारी अपनी हुकूमत पाकिस्तान की सवाबदीद है, हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, हम इसको लेके चलें। ठीक है, अब यहाँ अगर हम तरक्की कर लेते हैं तो प्रॉब्लम जी, इवन पाकिस्तान ने, चाइना ने इंडिया को इनवाइट किया है, उसके बाद ईरान इज इंटरेस्टेड आने के लिए, सेंट्रल को मिल रहा है, सऊदी अरब आ रहा है, उसके बाद वही। लेकिन ये सारी जो कामयाबियां उस वक्त मिल सकती है, आगाज करेंगे कि आपसे ब्रेक के बाद आगाज करेंगे कि जब हम इंटरनल तौर पे मजबूत होंगे, कि जब हम अंदरूनी तौर पे मजबूत होंगे, और उसमें जब जिस तरह पिछले हफ्ते मुकम्मल तौर पे आपने देखा मीडिया पे GITs छाई रही, अगर इस तरह की सूरत पाकिस्तान में चलती रहेंगी तो फिर हम कैसे जो है वो आंखों में आंखें डाल के दुश्मन से बात कर सकेंगे। तो जरा जो इंटरनल हमारे जो इशूज़ हैं इसकी तरफ हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। कुछ पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पर आते हैं। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि कोरोना वायरस के बाद से अब तक जो इकनॉमिकल सिचुएशन है, बेरोज़गारी में जो इजाफा हुआ है, गुर्बत में जो इजाफा हुआ है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। रेमिटेंसेस जो हैं वो फिर भी बेहतर पोजीशन के अंदर है जून में, लेकिन मुल्क के अंदर जो है बहुत से सवाल आते हैं। आगा मसूद हुसैन साहब, GIT जो पिछले हफ्ते आई और उसमें जो सवाल उठे कि जो यानी बल्दिया फैक्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर 250 से ज़ायद लोग, इसी तरह से आप उज़ैर जान बलोच की बात करें वो 198 का वहाँ पे एक्सेप्ट करें, आज खैर उसने इनकार कर दिया खड़े होके। तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये लोगों का इतना जुल्म होता रहा यहाँ पर, जब हम खुद ही लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, इंटरनल हमारी हालात हैं, तो हम कैसे, मैंने जो बात कर रहा था कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सकते हैं? देखिए, बात असल ये है कि पाकिस्तान के बाद लोग, सबको मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन बाज़ लोग के जिनके पास इक़्तिदार मिला है वो लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ। जब ये इमरान साहब की हुकूमत आई तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था कि हम इमरान खान साहब को पूरा मौका देंगे काम करने का और ये 5 साल मुकम्मल करें। अच्छा, वो ये समझ रहे थे कि हमारे इस स्टेटमेंट से जो है एक नरमी पैदा होगी और हमने जो कुछ भी किया है वहाँ पे, घपला किया है, करप्शन किया है, माल लूटा है, तो वो उसको मतलब ये कि भूल जाएंगे। लेकिन जब देखा कि उसकी गिरफ्त नैब के जरिए गिरफ्त पड़ी उन लोगों पे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे, तो उन्होंने अब शोर मचाना शुरू कर दिया कि साहब के ये जो इनकम्पिटेंट हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। और जो GIT के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जब पाकिस्तान में बाद दो खुद अपने ही दुश्मन हो तो ज़ाहिर है कि फिर दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आज सूरत हाल वही है कि जिसको अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे कि जब हमारी सोसाइटी में जब कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो ज़ाहिर है कि फिर हम हिंदुस्तान से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, या वो ममालिक जैसे इजराइल है उससे मुकाबला कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो GIT का एक हल है जो मेरे जहन में, चाहे वो आप कहें कि ये हुकूमत की बात है या कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बात है, आप GIT के सिलसिले में आप गुलजार साहब, जैसे गुलजार साहब से कहें कि साहब बहुत कुछ हो गया, मतलब ये कि कत्लेआम हो गया, यहाँ पर कराची तबाह हो गया, आप इस GIT के सिलसिले में फ़ौरन मतलब सो मोटो नोटिस लें। और इन लोगों को देखिए, बात असल ये कि कराची में वो पॉलिटिक्स जो है क्रिमिनलाइज हो गई है, क्रिमिनल्स जो है पॉलिटिक्स में आ गए, और ये और इस तरीके से जैसे गोबल्स था ना, नाजी पार्टी का जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अतर काज़मी साहब जो इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया पे इंटरव्यू था आपने हबीब जान बलोच का, उसको यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर ने जो है वो दिखाया, और उसके बाद फिर हबीब जान के जो है वो इंटरव्यूज शुरू हो गए, लेकिन आज उन्हें जो इश्तहारी जो है वो करार दे दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं सर, ये इतना कुछ हो गया और इतने सालों बाद रुपोश रहने के बाद जब GIT सामने आई और उज़ैर जान बलोच जो है सामने आया, तो अभी तक जो है वो एक मीडिया टॉक ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जो है वो जिसने जो किया है, आप समझते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं आप कि उसका जो है हल निकलेगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजें। पहली तो बात यह है कि हबीब जान ने अभी ये सब चीजें क्यों कही, इसलिए कि जिस तरह आपने भी कहा कि मुकदमात तो काफी अरसे से उनके ऊपर हैं, वो इश्तिहारी भी हैं। पिछले इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान गए थे लियारी में और उन्होंने उस वक्त अपने कुछ मुकदमात में जमानतें भी करवाई थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि लियारी के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम, जो पावर वैक्यूम है, वो पैदा हो रहा है। उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये इस मौके पे इस तरह के ये सारी तफसीलात वो सामने लेके आए। और दूसरी बात ये है कि उनका जो लहजा है, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे थे दबे दबे लफ्जों में, मुझे लगता है कि वो रियासती इदारों से अपनी शिकायत कर रहे थे, उनके साथ गिला कर रहे थे, इसलिए कि वो बार बार उन्होंने मुझे ये कहा कि हम फ्रंट लाइन थे, हम उन ताकतों के खिलाफ, वो लोग जिन्होंने कराची को हाईजैक कर लिया था, हम उनके सामने पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी हुकूमत की फ्रंट लाइन थे। हमने कराची वापस लेके दिया, और लेकिन हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा गिला जो है वो रियासती अदारों से भी है कि हमें यूज किया गया और उसके बाद हमें उस तरीके से अब हैंडल नहीं किया जा रहा। और खुसूसन उनको जो ज्यादा इशू है, जो उज़ैर जान बलोच जो उनके बहुत ही करीबी साथी हैं, उनके ऊपर जो ईरान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है, उस हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मसद लियारी में मैंने पता नहीं 20-25 शोज़ किए होंगे, सबके साथ किए हैं। ये जो स्टोरीज GIT में आ रही हैं, ये हमें तो छोड़ें, आप लियारी में जाएं और जाके किसी दुकान पे जाके किसी से पूछें, वो उसको वो पूरी स्टोरी जो है वो बता देगा। फिर भी जो है ये डिबेट जो है ये ख़त्म नहीं हो रही है। देखें रिजवान, बात ये है कि व्हाट इज़ द इशू। इशू ये है कि 2 GIT की रिपोर्ट अलग अलग आ गई जी, रिजॉल्व कैसे हो सकता है?
कंट्रोवर्सी है। नंबर 1 जैदी साहब, ये अली अजहर जैदी, ये जाएं सुप्रीम कोर्ट में, खुद चले वो पटिशन। बोल रहे हैं जाने को। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खुद सोमोटो ले लें। थर्ड ये है कि यू आर अ फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, दे शुड कॉल ऑल द 7 मेंबर्स जो इंक्वायरी के, उनको भी एफिडेविट लेकर आओ, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द इशू, ये इट कैन बी इजीली रिजॉल्व। बात ये है कि इसको कितनी देर लगती है करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में कर लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट एफआईयू को बोले कराची में वो ख्वाजा सुल्तान साहब है एडिशनल आईजी और वो शेख मुनीर शेख हैं, बुलाएं सबको, उनसे एफिडेविट ले लें, पता चल जाएगा कि रिपोर्ट की है। सेकंड 164 में जो स्टेटमेंट होती है जनरली वो स्टेटमेंट हर जगह पे यूज होती है और जज कहता भी है कि जी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपने होशवास में दे रहे हैं, आज ये बात हुई इसी तरह की, बगैर दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हाँ जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बिल्कुल, आज जब वो उसने कहा कि जी उसने कहा फिर आप अक्कल जाके मेरे खिलाफ भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसे करने की। सेकंड, किसको नहीं पता कि व्हाट आर रीजन, और सेकंड व्हाट अबाउट 249 लोग जो बल्दिया में मरे, उसका क्यों नहीं कर, बिकॉज वो गवर्नमेंट पार्टी के साथ नहीं, इसकी ये चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। हम कराची में रहते हैं, वी आर ऑल अफेक्टेड, टुमारो एनीथिंग हैपन टू एनी आउट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आगा मसूद हुसैन साहब, आपको बहुत खुशी हुई आगा साहब खास तौर पे आपको देख के। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लंबी उम्र दे, सेहत दे। आप सब शख्सियात को, रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।